Hello everyone, hope you guys doing well. Welcome to my YouTube channel Learn English with me. Today we are going to discuss what is novel. So inshallah we will cover the meaning, definition, types of novel and what is the elements required in novel. We are going to discuss all that here in a very brief way. चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं. What is a novel? So novel की definition ये है. A novel is a long work of narrative fiction. Narrative fiction means in which there is a kind of story that is connected to one another. A story is connected to another story. This is called narrative fiction. आगे बात करते हैं. Written in prose form and which is typically published as a book. The present English word for a long work of prose fiction derives from the Italian novella for new, news और short story of something new. So ये कहना चाह रहे हैं कि जो इटालियन नोवेला है उसमें से नॉवल वर्ड निकला है और इसका इंग्लिश में मीनिंग है न्यू, न्यूज़ और शॉर्ट स्टोरी ऑफ समथिंग न्यू. Novel and invented prose narrative of considerable length and a certain complexity that deals imaginatively with human experience through a connected sequence of events involving a group of persons in a specific setting. यानी कि नावल के अंदर कंसिडरेबल लेंथ होती है, सर्टेन कम्प्लेक्सिटी वो डालते हैं और वो डील्स करते हैं इमेजिनेटिव को, यानी कि तसव्वुरात की दुनिया को वो डील करते हैं विद ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ थ्रू अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन अ स्पेसिफिक सेटिंग. यानी कि कंसिडरेबल लेंथ और सर्टेन कम्प्लेक्सिटी इमेजिनेटिवली और ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट अ नावल. अब हम बात करते हैं इसके मेन एलिमेंट्स इन अ नॉवल. सो पहला एलिमेंट है प्लॉट. प्लॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन नॉवल. अब इसकी डेफिनेशन बात करते हैं. द प्लॉट इज़ द एक्चुअल स्टोरी अराउंड विच द इंटायर बुक इज़ बेस्ड. अ प्लॉट शुड हैव अ वेरी क्लियर बिगनिंग, मिडल एंड एंड. सो प्लॉट जो है वो किसी भी स्टोरी में, किसी भी नॉवल में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है. यानी कि कोई भी एक स्टोरी है या उसके अंदर या एक नॉवल हम लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं सीक्वेंस के ऊपर वो प्लॉट के बेस पे होते हैं. और प्लॉट सिर्फ एक नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा सब प्लॉट्स होते हैं. यानी जब इतने ज़्यादा सब प्लॉट्स मिल के एक प्लॉट बनता है, यानी एक अगर नॉवल है, पूरा नॉवल है 50 पेजेस का, तो उन 50 पेजेस को काट काट के अंदर से उसके अंदर से इवेंट्स सीक्वेंसेस के साथ निकाल निकाल के 2 पेजेस के ऊपर एक समरी तैयार होती है. उस समरी को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है वो पूरा नॉवल ही कितना इंटरेस्टिंग है. और वो जो समरी होती है वो अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि वो रीडर को पकड़ने पे मजबूर हो जाती है कि नहीं, तुम बैठो और सारा पढ़ो. इस हद तक मतलब वो सारे सब प्लॉट्स मिलाकर एक प्लॉट वो बनता है. अब हम पढ़ते हैं करेक्टर्स को. द करेक्टर्स आर द इंडिविजुअल्स दैट द स्टोरी इज़ अबाउट. सो फिर जो भी राइटर होता है या जो भी स्टोरी लिखता है, ऑथर होता है, वो जो भी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को जो ऑब्ज़र्व करता है, जो चीज़ों को देखता है अपनी डेली लाइफ में, वो उन्हीं चीज़ों में से किरदारों को निकालता है और फिर किरदारों को नॉवल के अंदर बिल्ड करता है हम लोगों के लिए, कि जो रीडर्स हैं उसको पढ़ें. और जो भी पूरा प्लॉट होता है या जो भी नॉवल के अंदर इवेंट्स होने होते हैं, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं, उनको समझने के लिए करैक्टर्स की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है. यानी कि किसी भी नॉवल में करैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. अगर करैक्टर्स ना हों तो हमें रीडर्स को स्टोरी की समझ नहीं आएगी कि वो प्लॉट जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, वो नहीं समझ लगेगी. हर नॉवल में करैक्टर्स डिफरेंट होते हैं. कुछ आप अगर वैसे देखा जाए पीछे से तो कुछ ऐसा होता है कि 10-12 करैक्टर्स हैं एक नॉवल के अंदर. उनमें से 2 करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मेन करैक्टर्स होते हैं, यानी प्रोटैगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं जो जिसे आप अपनी ज़ुबान में यानी कि आजकल जैसे चल रहा है, लोग फ़िल्में, मूवीज़ और ड्रामास देखते हैं, जैसे कि हीरो होता है, बहुत अच्छा दिखाया जाता है, वो बहुत सामने मतलब आपके रीडर्स के लिए वो एक इस तरह का इंसान होता है, फरिश्ता सिफ्त इंसान होता है. यानी कि वो कुछ गलत करता ही नहीं है, सबसे लड़ता है, मतलब अच्छाई के लिए लड़ रहा है. और मतलब इस तरह का कि उसमें कोई बैड इमेज उसका होता ही नहीं है, उसको हम प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, जो कि मेन से लेके शुरू से लेके एंड तक नॉवल में छाया रहता है. दूसरा होता है एंटागोनिस्ट, जिसे हम विलन का नाम भी देते हैं, जिसके साथ हीरो की लड़ाई होती है और सारे वो फड्डे होने होते हैं. यानी ये 2 करैक्टर्स हमें पूरे स्टोरी में नज़र आते हैं. लेकिन सिर्फ ये 2 करैक्टर्स ही नहीं होते,
इस एक स्टोरी में, एक नॉवल में और भी माइनर कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें इतनी इम्पोर्टेंस तो नहीं मिलती, लेकिन उनका रोल बहुत बड़ा होता है, जो कि पूरी स्टोरी को लेके चल रहे होते हैं। यानी कि सारे सब प्लॉट्स को लेके जो एक बड़ा प्लॉट बनाना होता है, उनमें माइनर कैरेक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है। वो एक अलग चीज़ है कि उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती या उनको राइटर इतना ऊपर नहीं दिखाया जाता। जैसे कि एक स्टोरी है, उसमें एक हीरो है, एक हीरोइन है, उसकी माँ है, 2 मुलाज़िम हैं अंदर। तो जो 2 मुलाज़िम हैं, उनके दोनों के नाम ज़रूर होंगे कि मुलाज़िम आ रहा है, मुलाज़िम कमरे से बाहर जा रहा है, लेकिन इतनी उसको ना तो रीडर्स याद रखेंगे, ना ही इतना राइटर उसको सामने शो करेगा उन कैरेक्टर्स को। लेकिन होल है तो वो कैरेक्टर्स ही, इसलिए कैरेक्टर्स किसी भी नॉवल में, स्टोरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद ये है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो कोई झूठ नहीं होता, वो राइटर के अपनी ज़िंदगी में, उसकी डेली लाइफ में जो कुछ होता है, उनको देख के कैरेक्टर्स वो जो सामने उसके माइंड में होते हैं, उसको वो एक पेज पे स्केच करता है, उसे बिल्ड करता है और रीडर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इन शॉर्ट कैरेक्टर्स जो हैं, वो नॉवल के एलिमेंट्स में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। अब हम आगे बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। The struggle between opposing forces in the story conflict provide interest and suspense। यानी किसी भी स्टोरी में, किसी भी नॉवल में कन्फ्लिक्ट जो है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि प्रोटैगोनिस्ट जो है, मैंने कैरेक्टर्स में आपको बताया कि प्रोटैगोनिस्ट जो है वो पूरी स्टोरी में एंटागोनिस्ट से लड़ता है, विलन से लड़ रहा होता है। तो यानी कि अगर किसी भी स्टोरी या नॉवल के अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं होगी, तो आप समझे कि वो नॉवल हिट ही नहीं है। यानी कि वो बिल्कुल एक सीधी सी ट्रैक पे जा रहा है नॉवल, उसमें कोई सस्पेंस नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है रीडर्स को कि अच्छा अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। जब आपके किसी भी नॉवल के अंदर कन्फ्लिक्ट ऐड हो जाता है, तो ये आपको प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द प्लॉट। और इसका एक और चीज़ भी है कन्फ्लिक्ट के अंदर कि जो मेन कैरेक्टर होता है, वो इसको ओवरकम करता है कन्फ्लिक्ट के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। यानी कि अपना जो उनका गोल होता है, वो स्टोरी के अंदर ये दिखाया जाता है ना कि हीरो जो है उसने विलन से लड़ाई की है और अपने गोल को अचीव किया है। तो यानी कि कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टोरी के अंदर, किसी भी नॉवल के अंदर। इसके अलावा एक और मेन जो पॉइंट है वो ये कि इट एड्स अनसर्टेनिटी टू आ प्लॉट। यानी कि जिस नॉवल के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है, वो प्लॉट के अंदर अनसर्टेनिटी ऐड कर देते हैं। यानी कि रीडर्स को इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा अब ये सीन गुजर गया है, ये चैप्टर गुजर गया, अब इससे अगले वाले में क्या होगा। तो ये रीडर्स के लिए सस्पेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसलिए भी कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं सेटिंग की। द सेटिंग इज़ लोकेशन ऑफ द एक्शन। यानी कि सेटिंग जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नॉवल के अंदर। सेटिंग किसी भी स्टोरी में, किसी भी नोवेला में उसका बैकग्राउंड होता है। यानी कि बैकग्राउंड इन विच द नोवेल है और स्टोरी टेक्स प्लेस। यानी कि अगर भी किसी स्टोरी के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, कोई सीरीज़ है, कोई भी चीज़ आपको एक प्लॉट दिखाया जा रहा है, तो उसका जो बैकग्राउंड था, यानी कि उसकी लोकेशन थी, वो क्या थी? समर्स थे, विंटर्स थे, स्प्रिंग था, या किस तरह का वहाँ पे टेम्परेचर था, किस तरह का टाइम था, क्लाइमेट क्या था, वेदर क्या था, लाइफस्टाइल क्या था। यानी कि जो भी पीछे बैकग्राउंड है वो सेटिंग के अंदर आता है। दिस इज़ कॉल्ड सेटिंग। यानी अगर हम एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग के ऊपर जब आपकी फर्स्ट नज़र पड़ रही है, फर्स्ट साइट हो रही है आपकी, तो वहाँ पे कुछ करैक्टर्स आ रहे हैं, आपको पानी है, नहर है, लेकिन अब उसके पीछे भी एक चीज़ होती है बैकग्राउंड में भी। वो को पीछे पहाड़ हैं, पीछे खेत हैं, पीछे हरा भरा दरख्त हैं, क्या चीज़ है पीछे, या सहरा है पीछे। यानी पेंटिंग का बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ होता है। और इसके अलावा सेटिंग जो है वो इफ़ेक्ट करती है प्लॉट पे, करैक्टर्स पे नॉवल के अंदर। यानी सेटिंग कैन इफ़ेक्ट द प्लॉट एंड करैक्टर्स इन द नॉवल, इंक्लूड प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट और वेदर एंड लाइफस्टाइल। इसके अलावा a setting of an event, whether non-fictions or fictions, refer to the place and time in which the story is set। उसके अलावा जो सेटिंग है ये एक लिटरेरी एलिमेंट में भी है। और सबसे जो मेन चीज़ ये कि जो सेटिंग होती है, जो आपका ऑथर होता है, जो राइटर होता है,
वो किस तरह की टोन यूज़ कर रहा है, ये भी सेटिंग के अंदर आता है। वो आपको पॉजिटिव टोन यूज़ कर रहा है, ऑथर नेगेटिव टोन यूज़ कर रहा है, यानी कि जिस तरह की भी वो टोन यूज़ करेगा आपको पता चलेगा कि ऑथर का इन्वायरमेंट क्या है, ऑथर का बैकग्राउंड क्या है। वो रोमांटिक पोइट्री लिख रहा है, रोमांटिक राइटिंग लिख रहा है, अब्यूज़िव लिख रहा है, हॉरिफिक लिख रहा है, मतलब किस तरह की चीज़ लिख रहा है। ये चीज़ राइटर का जो इन्वायरमेंट, उसका बैकग्राउंड है, वो भी सेटिंग के अंदर आता है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारा लास्ट एलिमेंट है थीम का, द सेंट्रल आइडिया इन द स्टोरी और नॉवल। यानी मैंने ये भी जो बोल दिया, यही पूरी इसकी बात ही आपको समझ आ गई होगी कि थीम क्या है। थीम किसी भी नॉवल में, किसी भी चीज़ स्टोरी के अंदर, नोवेला के अंदर थीम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप समझ लें किसी भी स्टोरी का ये सेंट्रल आइडिया भी हो सकते हैं, थीम सब्जेक्ट भी होता है, और वो मैसेज भी होता है विद इन द नैरेटिव, यानी ऑथर का, ऑथर ने क्या आपको मैसेज देना है रीडर्स को, वो भी थीम में आता है। इसके अलावा थीम जो है वो मतलब इन नॉवल में हैव सेवरल थीम्स, नॉट ओनली वन, सेवरल थीम्स, यानी एक स्टोरी के अंदर कई कई थीम्स होते हैं। इसके अलावा थीम एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर किसी भी स्टोरी के थीम्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टोरी है या ये जो नॉवल है, इसकी सेटिंग वॉर में हुई है, इसके अंदर किस बात, किन इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही है, इसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखाया जा रहा है, रोमांटिसिज्म के ऊपर कुछ चीज़ चल रही है, या ये वॉर के ऊपर चल रही है, या इसके अंदर करैक्टर्स किस तरह के हैं, या करैक्टर्स को ऑथर ने किस तरह पोर्ट्रे किया है। यानी कि थीम में अगर आप थीम पढ़ें तो आपको 80% स्टोरी समझ आ जाती है कि ये स्टोरी का बैकग्राउंड, नॉवल का बैकग्राउंड ये है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ थीम्स के बारे में। थीम लव का हो सकता है, रिवेंज का हो सकता है, पैट्रियटिज़्म का हो सकता है, आइसोलेशन का हो सकता है, इसके अलावा मदरहुड का हो सकता है, उसके अलावा वार का हो सकता है। किसी भी स्टोरी के अंदर, नॉवल के अंदर थीम्स किसी भी, कितनी किस्म के हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो वार पे चल रहा है वो सिर्फ वार पे चल रहा है। वार पे अगर एक स्टोरी वार के ऊपर उसका थीम है तो वो बिट्रेयल, पैट्रियटिज़्म पे भी हो सकता है। उसके अलावा आगे जाके और भी उसके अंदर लव का थीम भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो वार पे ही चलती जाएगी पूरी स्टोरी। सो मीन्स टू सेइंग कि आप जब थीम्स पढ़ते हैं तो पता चल जाना है आपको कि पूरी नॉवल के अंदर, पूरी स्टोरी के अंदर किस चीज़ की बात हो रही है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो भी ख़त्म होने को है, काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर कोई गलती हो गई है, नहीं मुझसे सही प्रोनाउंस हुए वर्ड्स, या मुझसे कोई सही तरह आपको समझाया नहीं गया, तो मैं आपसे पहले ही अपोलोजाइज़ कर रही हूँ, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो प्लीज़ काइंडली आप वो भी कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी और बहुत अच्छी वीडियो के साथ मैं अब आऊँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।